नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा पिछड़ा आयोग ने बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को आरक्षण देने के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक बीसी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रिपोर्ट सौंपी और पिछड़ा आयोग की इस रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान 1952 रिप्रेजेंटेशन मिली है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर कहा है कि हमने परिवार पहचान पत्र और सरकार के विभिन्न विभागों के आंकड़े एकत्रित किए हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव भी लिए गए हैं। आरक्षण मिलने से बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी के लोगों को फायदा होगा, उनको पहले से ज्यादा हक मिलेंगे, जिससे लोकतंत्र में धरातल पर भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी को मिलने वाले आरक्षण से बैकवर्ड क्लास ए श्रेणी के आरक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिस तरीके से हरियाणा में आने वाले दिनों में जो है चुनाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो है पूरी तरीके से मंच सज चुका है। चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे मैं लेफ्ट पार्टियों की तमाम जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही बांटने की राजनीति करी, देश को तोड़ने की राजनीति की। कभी वो कास्ट की बात करेंगे, कभी क्षेत्रवाद की बात करेंगे, कभी जातिवाद की बात करेंगे, कभी परिवारवाद की बात करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का पुराना कल्चर है, उनका चाल चरित्र चेहरा इसी प्रकार। तो राहुल गांधी की जाति उसने बता देनी चाहिए। कोई पूछ रहा है किसी से, कोई पॉलिटिकल पर्सन थोड़ा, तो उसमें कोई ऐसी बात क्या है। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पर चले जाएंगे, जनता इस चुनाव में यात्रा भेज दी। और कुमारी शैलजा भी अपनी हरियाणा पर वो भी अपनी यात्रा कर रही है, वो भी यात्रा पूरी करके चली जाएगी। उसको सारे मटेरियल को कंसिडर करके हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। जो रिपोर्ट आज हमने सीएम साहब को हैंडओवर करी है, ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हमने सीएम साहब को हैंडओवर करी है। इसमें हमने बीसीबी ब्लॉक को भी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन में रिजर्वेशन रिकमेंड करी है। ओबीसी कार्ड से क्या जीत हासिल होगी? तो एक तरफ जो है सत्ता पक्ष पूरी तरीके से दमखम लगाता हुआ नजर आ रहा, और ऐसे में जो है बीजेपी आरक्षण का मुद्दा लेकर आई है और कांग्रेस ने पहले ही ये जो ऐलान कर दिया है कि जातिगत जो है गणना की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह उठता है कि क्या भाजपा तीसरी बार परचम लहरा पाती है, हैट्रिक लगा पाती है, या फिर क्या कांग्रेस, दूसरा सवाल यह है कि 10 साल का जो सूखा है उसे खत्म करने में कामयाब हो पाती है, सत्ता पर काबिज हो पाएगी। इन सभी सवालों का जो है जवाब तलाशेंगे। पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट है वो पिछड़ा आयोग को जो है सौंप दी है, पिछड़ा आयोग की तरफ से। पहले ही बता दें कि आपको अभी समय बाकी है, लेकिन ऐसे में कसाकसी पूरी तरीके से जो है हरियाणा के अंदर देखी जा रही है। जैसे कि तमाम सारे जो दल हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावों में परचम लहराया जाए, लेकिन और अगर बात करें अमित शाह की, तो पंचायतों में ओबीसी श्रेणी को वो पहले ही बता चुके हैं एक सभा में कि जिस तरीके से जो है पंचायतों में ओबीसी बी श्रेणी को 5% आरक्षण और नगर परिषद में ओबीसी बी श्रेणी को 5% आरक्षण जो है सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह है कि क्या भाजपा तीसरी बार परचम लहरा पाती है। आरक्षण वर्षित जो जातिगत गणना है वो कितना जो है लोगों के बीच में किफायती राजनीतिक पार्टियों के लिए होती हुई नजर आएगी।
ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसी को लेकर जो है आज हम इस मसला में चर्चा करेंगे कि आखिर जो आरक्षण का मसला है वो किस तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियों को जो है फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़ा आयोग ने सीएम नायब सिंह सैनी को रिपोर्ट सौंप दी है। तो हरियाणा में पूरी तरीके से चुनाव का, हालांकि जो है इलेक्शन कमीशन ने अभी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से जो गठबंधन है या फिर सत्ता पक्ष है पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है और जो है जगह जगह जो है संपर्क साधने की कोशिश जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव है इसको तो जो है कांग्रेस ही जीतेगी, और उधर जो है बीजेपी भी अपने दावे ठोकती हुई नजर आ रही है कि इस बार जो है तीसरी बार जो हैट्रिक है वो बीजेपी लगाने जा रही है। बता दें कि सरकार की ओर से क्या कुछ दिया गया था। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की वर्तमान जो सामाजिक और जो शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन है वो करने के लिए ये टास्क दिया था, और सरकार ने पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी करने वाले सरकार के लाभों व योजनाओं का अध्ययन करने की भी आयोग से कहा गया था। पिछड़े वर्गों में के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने का और जो उपायों पर जो भी आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो ऐसे में जो है देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो है कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म कर पाएगी। मसला में इसी पर बातचीत आगे करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। पैनल का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ रामराज जी शर्मा जो है प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। कमल हंडा प्रवक्ता कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनुसूरा प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी तीनों मेहमानों का जो है बहुत बहुत स्वागत है सर। स्क्रीन पर जो है हमारे साथ 3 पैनलिस्ट हैं, इस पर बातचीत करेंगे कि क्या जो आखिरकार जो चुनाव होने वाले हैं वो आरक्षण वर्सेस जो है जातिगत गणना की तरफ जो है जाता हुआ नजर आ रहा है, और दोनों में से ही किसके जो पाले में जो है जीत यहां पर दर्ज की जाएगी। तो सबसे पहले कमल हांडा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है आरक्षण का मुद्दा जो बीजेपी लेकर आई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर आपका नाम नहीं मुझे पता, व्हाट इज योर नेम? गौरव जी। गौरव जी आपका नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार जी, और हरियाणा वासियों को भी मेरा सादर नमस्कार जो भी आपका चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हाँ, मेरी आवाज आप तक छेड़छाड़ करती रही सियासत देश के नसीब से, छेड़छाड़ करती रही सियासत देश के नसीब से, वो जीता बेईमानी की तरकीब से और जीत गया गरीब से। तो सर बात ऐसी है कि ये इन्होंने जो भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50,000 पद भी निकल रहे हैं, अब बहुत सारी योजनाओं का ऐलान हो रहा है, लेकिन धरातल पर सब जीरो है। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो भाजपा के प्रवक्ता जब उनकी बारी आएगी तब बताना आप मुझे कि जो बनाकर गए थे योजनाएं और वो सब कुछ खट्टर जी वो सही थी या जो नायब सैनी जी कर रहे हैं वो सही है। दूसरी बात सर मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी आपको एक आरक्षण की बात करते हैं, मैं आपको 1-2 घटनाएं बताती हूँ। एक तो हरियाणा की ही है। हरियाणा के फतेहाबाद में
क्या हुआ कि कांवड़ियों को स्कूल की बस जरा सी छू गई, कोई हर्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी। वहां पर कांवड़ियों ने पत्थर मारे बस पे। सोचिए अगर बच्चे बैठे होते तो उनका क्या हाल होता। एक तो बात की। दूसरी, एक जगह और हादसा हुआ कि एक ई रिक्शा जो है जरा सा छू गया कांवड़ियों को, उसको पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि वो एक दलित था। आरक्षण की बात ही कहां से कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल दूसरा है, मुद्दा दूसरा है, आप जो है दूसरी तरफ लेके जा रही हैं मुद्दे को। मैंने सीधा सा सवाल पूछा है आरक्षण मामले को लेकर। जी हाँ, तो ये हवाला कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी तो जब कांवड़िए जा रहे हैं वो किस जात के, ये किसी ने पूछा क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो है सवाल ऐसे आतंकी भक्त हैं कि उठाकर आप पूछे बच्चों की बस पर पत्थर मारेंगे। फतेहाबाद की बात बता रहे हो, हरियाणा की। ठीक है, तो ये आरक्षण वगैरह की जब बात करें, ये सब झूठ है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर और 2 बार 20 दिन के अंदर अमित शाह जी भी घूम गए यहाँ पर कि एक पाई का हिसाब देंगे। वो कोई हिसाब उन्होंने दिया नहीं कि देने को कहा था। और इनकी तो खैर हवाबाजी होती, जुमलेबाजी होती। जैसे 2 करोड़ नौकरियां थी, किसानों की आय डबल करनी थी, शंभू बॉर्डर अभी भी वहां पर बंद पड़ा है। किसी ने हिम्मत नहीं हुई नायब सैनी में जो इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी हवाबाजी और जुमलेबाजी कर रहे हैं कि वो वाला बॉर्डर ही खुलवा दें शंभू का, जहां से किसान जो है दिल्ली कूच करेगा। क्या प्रॉब्लम है इनको? अगर किसान जो है अपनी मांगे मनवाना चाहता है, उसमें क्या गलत बात है? जो कहा का वही हक मांग रहा है जो सत्ता ने जो है ऐलान किया था। ऐसे तो मतलब सारे जुमलेबाजी है इनकी। तो मैं तो कहीं नायब सैनी भी जुमलेबाजी है। ये बड़ी बात करते हैं हमेशा कि एक हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया हरियाणा को। तो हमारे पंजाब में मुख्यमंत्री कौन से? कांग्रेस को। भी जरा देखिए ना रामगढ़ जी आप। ठीक है, और सवाल पूछिए सर, आपको क्या पूछना? मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ और कि जो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीजें इन्होंने कांग्रेस से चुराई। और जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोला है जनता को, अरे झूठ तो आप बोल के हमारी जहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार है, वहां पर जाकर देखिए आप कि वहां पर हम वायदा अपना किया हुआ निभा रहे हैं। हमारे 5 न्याय आगे 25 गारंटीज हैं जो हमने पूरी की है। जाकर पता करने, हिमाचल में भी मेरा घर है, मेरा हरियाणा में भी घर है, तो वहां पर 500 का सिलेंडर हमें मिलता है। ये मैं आपको बात अपने बड़े जिम्मेवारी के साथ बता रही हूँ। ठीक है, और आपने अपने सवाल का जवाब दिया। मैं और विषय पर जो है और सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो है डिबेट को ओपन करते हैं जरा। और मैं जाना चाहूंगा रामराजी शर्मा जी के पास जो है। शर्मा जी, आप क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जिस तरीके से आपकी पार्टी कुछ कह रही है आरक्षण को लेकर, जो है किस तरीके की रिपोर्ट सौंपी गई है, और साथ ही साथ जो है क्योंकि चुनाव का माहौल जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, ऐसे में कांग्रेस अपना जातिगत गणना को लेकर जो है बोलबाला करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इसमें हमारा डंका बज रहा है भाई। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचे थे। धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। और हरियाणा में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है। जो ऐसा है ना, जिस तरह से आपने देखा होगा वह हर एक गांव में से 2-2, 4-4 बच्चे नौकरी लग रहे हैं। आज पिछड़ा वर्ग है, एससी समाज है, बैकवर्ड समाज है, छत्ती बरादरी के बच्चे, और हर एक जगह से नौकरी लग रहे हैं। पहले इनके टाइम में क्या होता था? कांग्रेस के टाइम में जो भी मुख्यमंत्री होता था अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगाता था। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है, ये नायब सैनी सरकार कर रही है, ये मोदी सरकार कर रही है। और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के आप टॉपिक पर आ जाओ, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। 56 साल में हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया। ये हिसाब मांगने चले पहले तो हिसाब ये दो, आपने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? आप इस चीज का हिसाब दो। आप ये भी हिसाब दो कि जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आपने नहीं पता भाई, आपने आगे संसाधनों की कमी पड़ेगी, बेरोजगारी फैलेगी। ये आरोप लगा रहे बेरोजगार कम हो गया, रोजगार कम हो गया। अरे आप जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लेकर आए? जम्मू का ये क्या नाम है, इसमें चाइना ने अपनी आबादी घटा ली, हर देश ने अपनी आबादी घटा ली। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये भी हिसाब दो आप। जिस तरह से आपातकाल में हिंदू भाइयों का पकड़ के नसबंदी करवा दी, वहां एज भी नहीं देखा, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, जिस तरह से इन्होंने किया। और दूसरे भाई 4-4 शादी करते हैं, 50-50 बच्चे पैदा करते हैं। क्या आप अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं?
हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर चले हिसाब मांगने, पहले हिसाब तो ये दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरा, किसानों की जमीन आपने सस्ते भाव में लूट ली, आपने सेक्शन 4(6) का नोटिस मांगे और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। ये भी हिसाब दें। किसान की जमीन का उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, हिसाब दें। मुसलमानों को 1100 का, ये तो बताओ, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ना, मना करी हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट को समझते नहीं? जो हिसाब मांगने के काबिल होगा। आपने आपकी चढ़ गई, आपकी हंडी चढ़ने वाले संविधान बदला जा रहा है, झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, आपने झूठ बोला 8,500 रुपए बहनों के खाते में आएंगे। खटाखट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले कहाँ गए? भागे भागे फिर रहे। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया क्या उनके लिए? ये तो बताओ, क्या किया पिछड़े वर्ग के लिए? किया क्या? साहब ने क्यों नहीं किया? काम क्या किया? मार के पीट के मार देते हो, मार के सीएम क्यों नहीं बनाया? पीट के मार देते हो। हमने हिसाब क्या? 4.5 लाख करोड़ का कहाँ से हुआ? कृषि आय और नौकरी की आय उसमें शामिल नहीं है, ये भी हिसाब दें। हमने इसमें 8% आरक्षण दिया इसमें पंचायतों में, पंचायती राज संस्था में। आपने क्यों नहीं दिया? राजीव गांधी जी ने शुरू करा था पंचायत राज, आपने क्यों नहीं दिया? मूड मची। हमने पिछड़ा वर्ग का क्या कोटा बढ़ाया और क्या कितना बढ़ाया? कहाँ दिए काम? 22% किया, आपने क्यों नहीं किया? हालडा जी, मैं आपके अरे पास आऊंगा, हरियाणा को नौकरी मिल जानी चाहिए। अरे हरियाणा पे आ जाना, हरियाणा पे। शर्मा जी, मैं आपकी बात को भी कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन जो है सवाल मेरा कुछ और था। जो है आपने पूरा तरीके का जो रटा हुआ जो निबंध था वो पूरा कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो है चर्चा जारी है। यही रटे डायलॉग होते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ये बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बारा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ता में जा सा नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुँच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग खिला, क्या ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मसला में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो है आरक्षण और जो जातिगत गणना है वो किस तरीके से जो है अपनी अपनी पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसको लेकर जो है हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है और रामजी शर्मा जी से जो है मैं चर्चा शुरू करूंगा क्योंकि उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। दरअसल बात छोटा सा सवाल था शर्मा जी, आपने जो है पूरी तरीके से चाइना तक पहुंच गए, जम्मू कश्मीर से होते हुए आप चाइना तक पहुंच गए, लेकिन हरियाणा की क्या स्थिति है? हरियाणा पर बात नहीं की, आरक्षण पर बात नहीं की, आपने एक दूसरे पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अभी छोटा सा सवाल लिया था, आप चाइना तक जो है गिनाने लग गए और आप आरक्षण को भूल गए कहीं ना कहीं, आप जातिगत गणना को भूल गए कहीं ना कहीं, आप विपक्ष को और गठबंधन को भूल गए कहीं ना कहीं, चुनावी मुद्दों को भूल गए कहीं ना कहीं। कंप्लीट कीजिए सर। ऐसा है, जातिगत गणना वो गणना की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी खुद की जाति का नहीं पता तुम्हारी जाति क्या है। अरे अपनी जाति तो बताइए, जातिगत गणना तो आप करवाने की मांग करने लग रहे, अपनी जाति तो बताइए। हमारा देश पूछना चाहता है, हमारा राष्ट्र पूछना चाहता है, वो तो बताइए आप। और रही बात ओबीसी समाज से, हमने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया,
आपने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस वालों, कांग्रेसियों, हिसाब दो इस बात का। हिसाब मांगने चले, हिसाब दो। सर हिसाब आरक्षण बढ़ाया, ठीक है, मैं 1527 किया ओबीसी समाज का। आप हिसाब दो, आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं इसका जवाब जो है कमल हड्डा जी से ले लूंगा, लेकिन जो है डिबेट में बहुत काफी समय से जो है इंतजार कर रही है अनुसूरा जी। ओबीसी समाज से अनु जी, आपने क्यों नहीं बनाया? आप दोनों की बातों से क्या समझ पाइए, किस तरीके की जो है ये जो दोनों ही पार्टियों की जो है मंशा है, आखिरकार काम काजों पर चर्चा नहीं हो रही है। आपने ओबीसी कार्ड या फिर ओबीसी समाज का जो है मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? सवाल तो ये बड़ा उठा रहे हैं शर्मा जी, बताएं। लोकसभा के स्पीकर ने बंद कर दिया। कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई भी पॉजिटिव कदम सरकार उठाती है किसी भी उपेक्षित वर्ग के लिए, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ, हमारी पार्टी भी उसका स्वागत करती है। लेकिन मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि जब बात पिछड़ा वर्ग की होती है तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले प्रतिनिधित्व देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, ताऊ देवीलाल ने किया। चाहे राज्यसभा के अंदर भेजने की बात हो, राजकुमार कश्यप से लेके रणबीर गंगुआ तक, सबसे पहले हरियाणा के अंदर पिछड़ी जाति के लोगों को राज्यसभा भेजने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। कैलाशो सैनी हमारी सांसद बनती थी कुरुक्षेत्र से, हरि सिंह सैनी हिसार से राजनीति में उनको चौटाला साहब लेके आए। और सिर्फ बैकवर्ड ही नहीं, सोशल इंजीनियरिंग के मामले में चौटाला साहब हमेशा ही उनका नाम है, वो माने जाते हैं हरेक वर्ग के उत्थान के लिए। जो जातियां संख्या में कम हैं और एक ही हलके या एक ही जिले में जिनकी बहुलता नहीं है, उनको भी प्रतिनिधित्व देने का काम इनेलो ने हमेशा किया है। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि उस जमाने की जब बैकवर्ड और एससी को नंबरदारी देने का काम सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। गांव-गांव के अंदर एससी और बीसी की चौपालें बनाने का काम इनेलो पार्टी ने किया। लेकिन हमने कभी जातीय द्वेष नहीं फैलाया। हमने सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन जातीय द्वेष फैलाने का काम इन पार्टियों की तरह नहीं किया। जिस तरीके से इलेक्शन नजदीक आते ही जातियों का जिन्न ये लोग निकालते हैं, वो दुखद है, वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। और मैं यहाँ स्पेशली याद दिलाना चाहूंगी कि वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, जो ताऊ देवीलाल ने अपना पद त्याग के जिनको आगे किया था, उन्हीं के समय में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी जिसमें बैकवर्ड को आरक्षण मिला था। देवीलाल जी ने तो काशीराम जी के साथ भी मिलकर काम किया। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि पिछड़ा और दलित के लिए आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जितना काम ताऊ देवीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है, वो उससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और हालांकि आज भी अगर कोई पार्टी कोई पॉजिटिव स्टेप लेती है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ, और पीछे भी लिया है। देखो, हमेशा कटाक्ष करना उचित नहीं होता। चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कोई भी अच्छा कदम लेंगी या भूतकाल में लिया है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जातीय द्वेष फैलाना गलत है, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा अभी बैकवर्ड मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि ताऊ देवीलाल ने तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता बनाए हैं जो कि बैकवर्ड समाज से ही आते हैं, और हम तो हमेशा मिलके चलने के पक्षधर रहे हैं। हालांकि मैं मानती हूं कि आज की तारीख में इनेलो उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है अगर हम संख्या की बात करें, लेकिन हमारे संबंध इन सभी नेताओं के साथ, वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे अखिलेश जी हैं, अब तो मुलायम जी तो है नहीं, तो सबके साथ बहुत मधुर संबंध हैं। और देखिएगा आप, विधानसभा इलेक्शन में भी जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग के साथ इंडियन नेशनल लोकदल अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेगी और 36 बिरादरियों को प्रतिनिधित्व देगी। सिर्फ घोषणाएं
या जातीय उन्माद फैलाने का काम इनेलो ने ना पहले किया ना आगे करेगी। हम सीधा प्रतिनिधित्व देंगे और समय आने पे बिल्कुल आप महसूस करेंगे कि हम उन्माद नहीं फैलाते, हम सीधा देते हैं। ठीक है अनु जी। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमल जी, आप कुछ कह रहे थे कि जिस तरीके से आपने सुना कि शर्मा जी ने कहा कि आपकी पार्टी ओबीसी से जो मुख्यमंत्री है क्यों नहीं दे पाती है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू सर। शर्मा जी ने सवाल छोड़ा था कि आपकी पार्टी ओबीसी से मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पाती है। आप जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, जहाँ से जो देना है तो क्या जो है ऐसे में 10 साल का जो सूखा है आपकी पार्टी में, हरियाणा में जीत दर्ज कर पाएगी आपकी पार्टी? और इन्होंने अगर 15% आरक्षण हमने भी दिया है, हमारी हुड्डा सरकार ने। दूसरी बात ये कि ये जो बार बार बात करते हैं न्याय सिंह सैनी की और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है हेट स्पीच पर। ये 1 मिनट शर्म आनी चाहिए। आपने क्या किया था, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने राष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको मांगनी चाहिए, आपने माफी मांगनी चाहिए। आप हिसाब मांगने चाहिए, पहले हिसाब दीजिए। आप ये हिसाब आप 4 लाख करोड़ का हिसाब मूडमती आपको हिसाब नहीं होगा, हिंदू भाइयों का उत्पत्ति करवा दिया। क्या कसूर किया था उन्होंने? कोई एड्स का फैक्ट्री भी नहीं देखा। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? जवाब दीजिए। जनतापति ने क्या कहा था सर? जनतापति का मंत्र ना इंडिया बढ़ेगा ना आगे बढ़ेगा, जनतापति का मंत्र। और एजुकेशन बजट में भी कहा नीचे ले आए, कहा हमारा 16 लाख और 65,000 करोड़ का हमारा जीडीपी का बजट हुआ करता था। ओबीसी सीएम क्यों नहीं दिया? आप जवाब दीजिए ना। जवाब नहीं है क्या? जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं बनाया? अरे ओबीसी का चैप्टर है, ओबीसी में बात कीजिए ना। नहीं, ओबीसी का सब्जेक्ट पाइए, मैं हर टॉपिक पर बात करूंगी। मैं आप सब्जेक्ट पाइए, सब्जेक्ट क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना बताइए ना। शंभू बॉर्डर क्यों नहीं बना बताइए? आप सब्जेक्ट पाइए, तुम हो कौन हो गया? क्यों नहीं बना? तुम हो क्या? क्यों नहीं बना? 55 साल में हिसाब दीजिए आप, हिसाब दीजिए साहब। हमारे राष्ट्र की जनता हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब दीजिए। तुम्हारी शब्दों की मर्यादा को क्रॉस मत कीजिएगा प्लीज। दर्शक जब सुन रहे हैं तो हरियाणा में जो चुनाव है आप उनके बीच में जाएंगे, इस तरीके की भाषा शैली के साथ में आप इस तरीके से जा रहे हैं। शर्मा जी और कमल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है शब्दों की मर्यादा का जो है ख्याल रखें प्लीज। ओवर टू यू शर्मा जी। शर्मा जी की वॉल्यूम दीजिए जरा। शर्मा जी बोलिए। ऐसा है, ये पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से हमारे लिए खुशी की बात है। पिछड़ा वर्ग से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए छत्तीस बरादरियां बराबर हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं है। पिछड़ा वर्ग समाज से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं और पिछड़ा वर्ग समाज से ये क्रिमिनल की जो आए हैं 6 लाख से 8 लाख हमने किया। पिछड़ा वर्ग से हमने आरक्षण हमने बढ़ाया, 15% से 27% हमने किया। पंचायती राज संस्थाओं में 8% का आरक्षण हमने दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है? कमल जी सवाल का जवाब तो ले लीजिए। और किसान का बेटा, गरीब का बेटा, छत्तीस बरादरी का बेटा, बिना सब्जी बना पर्ची के खाली चली। आज क्लास हमारी सरकार ने दिया, आपने क्यों नहीं बनाया बताइए? हम डिसाइड करेंगे। तुमने राव इंद्रजीत सिंह को सीएम क्यों नहीं बनाया? तुमने बताओ, राव इंद्रजीत सिंह को क्यों नहीं बनाया सीएम? हमारे प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। कमल जी, शर्मा जी सवाल यहां पर यह नहीं कि आपने उसको क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों नहीं बनाया। आप दोनों की अंतर्कलह जो है आप पार्टी में जाकर जो है सुलझाएं, या टेलीविजन पर आप बैठे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, चुनाव नजदीक है,
अब कामों की बात से हटकर जो है तमाम तरीके के एक व्यक्ति विशेष को लेकर जो है चर्चा कर रहे कि व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आपने जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कमल जी पहले सवाल को सुनिए या फिर जवाब जब दें आप, मैं जब बोलूंगा तब आप बोलिएगा। कमल जी फिर आप मेक श्योर कीजिए पीछे ना बोले। बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार चर्चा किस मुद्दे पर चल रही है। शर्मा जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, मैं फिर उसके बाद अनु जी के पास आता हूं। कमल जी उसके बाद आ रहा हूं मैं आपको। ऐसा है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, बस पिछड़ा वर्ग क्या सब्जेक्ट हमारा, आपने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया? और हम अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे, हमने ये किया, हमने बताया बस 56 साल से ओबीसी समाज से सीएम हमने बनाया पिछड़ा वर्ग से, आपने क्यों नहीं बनाया? हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया, तो क्या पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हमने बढ़ाया? ओबीसी कार्ड जो है आरक्षण के माध्यम से जो है ओबीसी जाति को साधने की कोशिश की जा रही है, उनके हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है। नहीं ऐसा, ये तो कांग्रेस वाले तो उनके विरोधी हैं। ऐसा है, हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया, सरकार ने, वह पिछड़ा वर्ग जो उसमें रफ्तार में जो जिस तरह से हमारा उत्थान हो रहा है, हमारा आगे बढ़ रहा है और समाज आगे बढ़ रहे हैं, ये पिछड़ा रह गया था। उसके जिस तरह से समाज तरक्की कर रहे हैं तो ये इतनी तरक्की नहीं कर पाया था। कोई भाई अगर पीछा रह जाता है उसका हाथ पकड़ के बराबर में ले आके खड़ा करना, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से किया, मैं उनको बधाई देता हूं। और हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग से हमने महसूस किया भाई हर जातियों के मुख्यमंत्री बन गए, पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो हमारी सरकार ने बनाया, ये तो अच्छी बात है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया? अब कोई क्यों नहीं बनाया? कमल जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनु जी के पास आता हूं। कमल जी नहीं, राम इंद्रजीत का शर्मा जी अब जवाब ले लीजिए। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको दूसरा टर्न दूंगा। वो भी कमल जी बोलिए। में थे ना, एक नायब सैनिक को बना दिया, उसको हर बार नायब सैनिक ओबीसी हर बार नायब सैनिक पिछड़े वर्ग के तो आते हैं। नायब सैनिक जी कौन है? अच्छा खाते पीते करते हैं, आपको ये भी नहीं पता? पता भी है कहाँ रहता है नायब सैनिक, पता है पिछड़े वर्ग से आते हैं, नायब सैनिक कहाँ रहता है, पता है इतना? अच्छा आपको पता है? हाँ मेरे को पता है। कमल जी इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री बरादरी का कमल जी और तीसरी बार हमारी सरकार देश का हो, समझे आप? अच्छा आप बिल्कुल नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, सवाल को मैं चेंज करता हूं। आरक्षण जो है बीजेपी मुद्दे को लेकर आई है, आप तो जातिगत गणना को लेकर आ रहे हैं, आपने तो ऐलान कर दिया है। गिरने वाली है, केंद्र में भी गिरने वाली है बहुत जल्दी। कमल जी सवाल सुन रही है मेरा? जी बोलिए, अब इसको चुप कराएंगे आप तो मैं आराम से बोलूंगी। मैं सर एग्रेसिव हो गए हैं आप बहुत ज्यादा, पानी पी लीजिए। नहीं आई एम ओके। नहीं वो तो आते ही मैं ये कह रहा हूँ सवाल नो आई एम ओके, यू कैन मुझे लगता है कि आपको बिकॉज ही कंटिन्यूस ब्लैबर, ही शट अप, ही कंटिन्यूस ब्लैबर एंड नोबडी लोअर्स हिज वॉल्यूम, ही स्पीक सो लाउडली, लाउड स्पीकर लगा हुआ, पता नहीं इसके मुंह में, आप लोग ऊंचा कर देते हैं इसका वॉल्यूम, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैम ऐसे तो नहीं चलेगा ना, जैसे आप अगर वो सवाल अगर सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब देना होगा ना आपको। लेट हिम कंप्लीट एंड देन। कमल जी अगर बीजेपी आरक्षण की बात कर रही है तो आप तो जातिगत गणना का ऐलान कर रहे हैं। जवाब दूंगी तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए, मैं कमल जी नहीं हूँ, तुम तय करोगे कि मैं क्या बोलूंगी। मैं कमल जी इस चीज को ध्यान में रखना। पहले आप सवाल सुन लीजिए, आप लड़ने के मूड में हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनु जी देखिए जरा, कमल जी मैं आपके पास आऊंगा थोड़ा सा। आप सुन ही नहीं रहे, सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। शर्मा जी की बात को, आप शर्मा जी से मुझे लग रहा है आपकी निजी, हो सकता है निजी तौर पर जो है आपकी कहा सुनी हो चुकी हो, लेकिन कमल जी जवाब जो मैं सवाल जो कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए बस, या फिर शर्मा जी या फिर अनु जी आपसे जो पूछना चाह रही है उसी दायरे में जो जवाब दीजिए आप प्लीज।
नहीं, पर ये भी यूनिवर्सिटी करते हैं। आपने देखा नहीं, चाइना पहुंच गया, बार बार आई ओबीसी, बार बार मोदी, केंद्र की बातें करूं तो फिर मैं 10-50 बातें मेरे पास। ठीक है अनुजी, अनुजी को लाना चाह रहा हूँ। 80 सीटों में 5 करोड़ वोटों का घपला हुआ, 5 करोड़ वोटों का घपला हुआ। भाई मैं चाटुकार नहीं हूँ। ऐसी बात करते हुए विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है, विदेश में डंका बचाया हमारी धाक जमाई उन्होंने। चिट्ठी धाक जम रही है, दिख रहा है कितनी धाक जम रही है। पुतिन ने पूछा भी नहीं जाके, जिसको तुम कहते हो। हाँ, आपके टाइम में प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पूछता था? वहाँ पर चाय बिस्कुट रख दिए जाते थे एक साइड में। की बात करते हो। अब ऐसे तो आगे तो होता जो सत्य होता है, तो आगे बताओ। ऐसे तो आगे तो होता जो सत्य होता है, बताओ। कश्मीर में 370 धारा हटगी, मुझे स्वागत का प्लॉट दिला दो। फिर 370 हटनी है क्या? 35 हटानी है क्या? मोदी जी की सरकार ने क्या आपने वो लगाई थी, आपने लगाई थी, आपने हटाई, आपने लगाई, आपने हटाई। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए जरा। अनुज जी को लाना चाह रहा हूं। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा, कमल जी और शर्मा जी प्लीज तभी बोलिएगा जब मैं आपसे सवाल करूं। अनुज जी, इस तरीके की डिबेट जो है न दर्शक समझ पाते हैं, न कोई हल निकल पाता है। डिबेट के नाम पर सर सिर्फ जो है तू मैं होती है। अनुज जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है दोनों ही पार्टियां जो है, एक सत्तारूढ़ में है और एक जो है विपक्ष में, जिस तरीके से जो है अपना रोल अदा कर रही हैं। जमीन पर अगर लोग अगर कागजों की बात करते हैं तो यहां टेलीविजन पर भी इस तरीके की जो है भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी 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 बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि बहुत शर्मनाक है कि दो नेशनल पार्टियां जो कहलाती हैं, उनके प्रवक्ता जिस तरीके से यहाँ पे डिबेट करते हैं, चैनल का समय बर्बाद करते हैं। और हालांकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। खैर चलो, इनको सूट करता है तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से एग्रेसिवली ये बात करना और जिस तरह से, ठीक है कुछ मुद्दे होते हैं, लेकिन चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबका अपना सम्मान है, अपना महत्व है और सबकी भागीदारी है। और इनके बीच में अगर एग्रेसिव बोल के या जी आपको लग रहा है, फिर सवाल पर आते हैं, आपको लग रहा है कि क्या आरक्षण कार्ड से या फिर जातिगत गणना से जो है लोगों को, जनता को लुभाया जा सकेगा, जिसका जो है फायदा जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल मिल सकता है गौरव जी, मैं सहमत हूँ इस बात से। अगर आप किसी वर्ग के लिए काम करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपको साथ में ये ध्यान भी रखना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन आप उसकी प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो। जनता सब समझती है कि सीएम तो एक ही बनता है, पूरे राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, सीएम एक व्यक्ति बनेगा, बाकी समाज का क्या? समाज तो बहुत बड़ा होता है ना, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो एसटी वर्ग हो, तो सबके लिए जो सामूहिक रूप से जो होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और आपने सीएम तो बनाया, लेकिन उस सीएम को अथॉरिटी कितनी है? कहीं वो सेंटर की कठपुतली मात्र तो नहीं है, या सिर्फ वो प्रतीकात्मक राजनीति तो नहीं हो रही है। 9.5 साल तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किस तरीके से वो फैसले लेने में सक्षम थे या नहीं थे, वो हरियाणा की जनता ने देखा। और अब इलेक्शन से महज 6 महीने पहले इन्होंने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया है, जो बिल्कुल स्वागत योग्य बात है। आपने प्रतिनिधित्व दिया, सम्मान है, लेकिन ये आगे भविष्य में चुनाव होने के बाद क्या? ठीक है अनुज जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा। फिलहाल जो है वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जो है चर्चा जारी है। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मसला में चर्चा चल रही है कि पिछड़ा आयोग ने जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी है बैकवर्ड क्लास 20 श्रेणी को लेकर आरक्षण को लेकर जो है सीएम नायब सिंह सैनी को सौंप दी है। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जो है कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि जातिगत गणना का ऐलान उन्होंने किया है। उसी को मसले में आज हम चर्चा कर रहे हैं और सीधा मैं जो है सवाल को लेकर जो है अनुज जी से जो है जाना चाहूंगा कमल जी के पास। कमल जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हाथ उठाकर आपने बात की थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी मैंने बॉडी लैंग्वेज से बात की। कमल जी अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया, आप शुरू हो गए। हम प्रवक्ता हैं, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, कभी हम मिले। कमल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कमल जी की आवाज को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। ठीक है अनु जी क्या कह रही थी आप? जिस तरीके से जो है दोनों ही नेताओं का जो है स्वागत कर रही थी, अगर उन्होंने जो है ओबीसी समाज से अगर जो है कोई मुख्यमंत्री बनाया है, क्या आपको नहीं लगाता ये जो है चुनावी स्टंट? जी बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी स्टंट तो करेगी। भाजपा ने किया है तो एक इनका स्टंट है और भाजपा को वो स्टंट मुबारक हो। मैं तो यहाँ ये कह रही थी कि किसी भी समाज को अगर आप प्रतिनिधित्व देते हो तो वो स्वागत योग्य कदम है। हमारी कोई नाराजगी नहीं है इस बात से कि भाजपा ने ओबीसी सीएम बनाया, बिल्कुल स्वागत है। अगर सामान्य वर्ग से होता तो भी स्वागत था, अगर एससी समाज से होता तो भी स्वागत था। और मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि सीएम तो सिर्फ एक व्यक्ति बनता है, बाकी समाज की आबादी बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए भी काम किए जाएं, ये बहुत जरूरी है। उनको भी उनका हक मिले। और सिर्फ सीएम जो है वो एक पद नहीं है, वो एक अथॉरिटी भी है। अगर एक राज्य का सीएम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है और वो महज सेंटर की कठपुतली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस समाज से आता है। मेरा ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी आपने जी। ठीक है मैं इसको लेकर जो है जाना चाहूंगा शर्मा जी के पास, लेकिन उससे पहले जो है कमल जी जिस तरीके से अनु जी ने स्वागत किया है कि ओबीसी समाज से अगर वो आते हैं तो उन्होंने अगर सीएम बनाया तो स्वागत योग्य है, आप भी स्वागत कीजिए ना, आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं बनाते, ये तो गीत गाते रहते हैं हमेशा, हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया तो आप भी स्वागत कीजिए ना। अनु जी ने जो है स्वागत। बात सुनिए, एक बात बताइए आप मुझे, यही बता दें जरा, शांति से सुनकर फिर जवाब दें कि क्या हमने कहा कि अब नायब सिंह सैनी को हटा दो? कभी कहा हमने कि उसको हटा दो? बता दें मुझे इस बात का। फिर लो देखो है ना मूड मती, फिर मैं क्या बोलूं फिर मैं जी। अरे एक होते हैं, मैं बताती 3 तरह के एजुकेशन होती है। गौरव जी एक चीज और बताना चाहूंगी मैं जी, बोलिए। एक तो होता है एजुकेटेड, एक तो पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक कुपढ़। तो ये कुपढ़ की श्रेणी में आते हैं कि आपके कहने से हम हटा देंगे। हमने कब कहा हटाने को? कब कहा हमने हटाने को? नहीं, हमने कहा था तो बता दो, बता दो किसने? अभी बताऊं मैं? दिख रहा है, दिख रहा है। तमीज से बात करिए। मैंने भी लॉ पढ़ी हुई है, LLM करी हुई है, समझे तुम? करिए। वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है। तुम्हारा भी दिख रहा है, तुम्हारा भी दिख रहा है। 120 आप उस बात को तो कमल जी अपने स्वागत कर रही है ना ओबीसी समाज का। कमल जी आप स्वागत कर रही है। 56 साल से आपने ओबीसी समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया? अब पर्सन ही है, उसका तो आप जवाब देते नहीं। तुमसे पूछेंगे नहीं कमल जी, आप डिक्लेयर करो। नहीं कर रहे तो उसका रीजन बताओ। पूछने वाले तुम तय नहीं करोगे कि मैं डिक्लेयर करूं, मेरा आला कमान तय करेगा। हु आर यू? तुम डिक्लेयर करो ना। कमल जी तुम पर्सन तो ये है, तुम केंद्र में बिठाओ ओबीसी कोई, बिठाओ केंद्र में। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, आपको पता नहीं? प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और तुमसे बड़ा पद होता है क्या? प्रधानमंत्री से बड़ा पद होता है क्या कोई? प्रधानमंत्री जी से बड़ा पद होता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से। अब मामला अलग है। आपको RSS की दुखी आ गई है तुम्हारे प्रधानमंत्री से, समझे तुम? वो भी कहते हैं मीटिंग बुलाते हैं, उसमें मोदी नहीं होता, समझे तुम? अगर पता ना हो तो किसी चीज का
ओबीसी समाज से आते माननीय प्रधानमंत्री जी। नहीं, हाँ जी, कमल जी मेरा आपसे सवाल है कमल जी, शर्मा जी प्लीज मैं आपके पास आ रहा हूँ सवाल को लेकर, उनके सवालों को भी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन कमल जी अगर मेरी आवाज सुन रही हैं आप जो है, तो आप जो है अब जो है स्वागत कर रही है ना। नैतिकता होती तो इस्तीफा देते, और 80 सीटों पर 5 करोड़ वोटों का घपला हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। अरे नेहरू का मुकाबला, नेहरू जी का अपमान मत करो। दिख रहा है। ठीक है शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी तुम्हारे लोगों में, तुम्हारी नजरों में होगा, क्योंकि देखो तुम अंधभक्त तो तुम्हारे लिए जरूर होंगे भाई, मैं अंधभक्त। शर्मा जी, अनुज जी ने कहा है कि जिस तरीके से जो है ओबीसी का अगर आपने सीएम का चेहरा लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जो है कठपुतली तो जो है केंद्र से चल रही है, क्या कहेंगे शर्मा जी? देखो ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फैसले लेते हैं और अपने विवेक से काम करते हैं, और वो किसी के दबाव में नहीं है। ये तो कहना है, देखो इनका निजी विचार मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जिस तरह से जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, युवा शक्ति का जहां भी जाते जन सैलाब उमड़ जाता है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो अपने रेजिडेंस पे मिलते रहते हैं लोगों से, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और वो तो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, अरे मैं भी थारा हूँ, या सीएम रेजिडेंस भी थारा है, अरे सब कुछ थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम किसी टाइम पे मैंने मिल सको, जो लोग मिलकर आए थे कई लोग, मैंने उनसे पूछा, मैं बोला भाई कैसा लगे मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, मैं बोला भाई मौज कर दी मौज। और तीसरी बार भी भाई इससे सैनिक ने लावांगे, वह बहुत बड़ी आदमी है, हमारे जनता के बीच में रहे हैं और सबका लाडला है। तो अरे ये तो मेरे यार बहुत बड़ी आदमी है मेरे यार, तुमने तो भाई कमाल कर दिया भाई, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनावांगे। तो मेरा मतलब ये है, जिस तरह से तीसरी बार मुख्यमंत्री जो बना रहे हैं जो है सत्ता की तरफ से, सत्ता में अब नायब सिंह से राम जी कह रहे हैं तो काट के हम एक बार चढ़ के आगे चढ़ने वाले थे। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे फिर रहे हैं, बहने पीछे दौड़ रही है। अरे खटाखट वाले हो भाई 8,500 तो दे जाओ, फिर तो तुम आओ कौन है। तो मेरा मतलब ये काट की अंडीन की चटनी थी चढ़ गई, जनता जाग चुकी है और जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो जनता के लाडले हैं, जनता के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी का मसीहा है। ठीक है कमल जी मसीहा साबित कर दिए नायब सिंह सैनी जी, मौज कर दी, इस तरीके का जो है कमेंट कर रहे हैं। जी तो अब की बार तो हैट्रिक लगना तय है ना। मुझे बता देना सर, 21 बार सरपंचों के लिए भी इन्होंने कहा था, मेरी डिबेट हुई सरपंच के साथ, उसने कहा 1 रुपया भी नहीं आया। संतोष बेनीवाल है तो सरपंचों की जो नेत्री हैं और उनके प्रवक्ता राशिद हथौड़ा जी, उन्होंने भी कहा 1 रुपया नहीं आया। झूठ तो ये बोलेंगे जब जैसे 15 लाख आने थे, 3 करोड़ लखपति बीवी बनानी थी, लाडली बहन योजना थी, वो भी खटाखट खत्म हो गई, खटाखट गिर गई। अरे राम मंदिर 12,370-35 से हटके जम्मू कश्मीर थे, इसका कोई मुकाबला हो सकता है क्या? जो आपने लगाई थी हमने तोड़ी, आपने लगाई हमने तोड़ी। और बहुत गलती जो पीओ के अपने थाली में परोस के पाकिस्तान को दे दिया था, वो भारत का हिस्सा होगा, भारत का। ये विश्व का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। नहीं मुखिया हमारे लायक क्यों नहीं पीओ के, बोल तो रहे थे लायक क्यों नहीं, चाइना को घुसाए जा रहे हैं और झूठ बोलते लोगों को, ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है, इतना तो झूठ बोलते, तुम भी झूठ ही बोलोगे। तुम कौन सा तुमने भी, अरे मैडम अच्छा मुकाबला करोगे, वो तो प्रधानमंत्री भाई। अरे युवाओं तो कमल जी आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी इस बार जो है शिकस्त दे सकती है मैदान में? कमल जी मुख्यमंत्री हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी इस बार जो है चुनावी मैदान में शिकस्त दे सकती है बीजेपी को? नहीं हो सकते, ना अंधभक्त हो सकते, समझ गए कमल जी? आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है इस बार जो है शिकस्त दे सकती है चुनावी मैदान में बीजेपी को, या फिर हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी?
सर बिल्कुल हैट्रिक तो नहीं लगेगी इनकी इस बार। आपने देखा यहाँ पर भी अल्पमत में सरकार है, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया। एक बार सेक्रेटरी ने रिसीव किया राज्यपाल के, एक बार खुद राज्यपाल साहब ने स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन कोई हमारे 8 लोगों का डेलीगेट गया था वहां पर राज्यपाल के पास गवर्नर से मिलने कि अल्पमत में सरकार है तो राष्ट्रपति शासन लागू करो। हमने ये नहीं कहा सरकार गिरा दो, जैसे ये तोड़ फोड़ करते हैं। अब इनको सबक मिल रहे हैं, महाराष्ट्र को भी सबक मिल रहे हैं। नेता कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, आपके नेता कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। डूबते जहाज में कौन बैठेगा बताओ? डूबता तुम्हारा जहाज है भाई, चौधरी जी चलेगी और चलेंगे, आगे भी धमाका होगा, आगे भी छोड़ के भागेंगे। हाँ, बम चलाओगे, धमाके करोगे, बम चलाओगे, मराओगे लोगों को। छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे पत्थर मार रहे हैं, आपसे छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों नहीं रुकता आपका नेता? आप बताइए ना, क्योंकि बाबू बेटा की चलती है आपके यहाँ, तीसरा की तो चलती नहीं। कांग्रेस में नहीं, कहीं कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन यादव कांग्रेस है, आपका कांग्रेस में कहीं कांग्रेस है। अब सुन लो अपनी भी, अनिल विज भाजपा हो गई, राव इंद्रजीत भाजपा हो गई, अरविंद शर्मा भाजपा हो गई, खट्टर भाजपा हो गई और इनकी नायक भाजपा हो गई। इनकी यहाँ 5-5 है। और अब तो देखो गडकरी ने एक पत्र लिखा, सुन लो एक बड़ी बात ध्यान से, कि लाइफ इंश्योरेंस, गौरव जी मैं एक बात आपसे कहने के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस होती है और जो हमारा मेडिकल इंश्योरेंस होती है, क्योंकि बीमारी का कुछ पता नहीं होता। जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं और आजकल का समय भी कुछ वैसा आसान नहीं रह गया जो हमारे समय में हुआ करता था। तो गडकरी जी ने एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री को, और उसमें नरेंद्र मोदी जी को भी मेंशन किया है कि आपने 18% जीएसटी उस पर भी ठोक दी, लाइफ इंश्योरेंस पर भी, मेडिकल इंश्योरेंस पर भी, उसको हटाइए। अब उन्होंने किया किसके कहने पर? आरएसएस के कहने पर, क्योंकि आरएसएस भी दुखी हो गई है मोदी से। अब जिताने वाला चेहरा नहीं रहा, अब गया। ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ मैं जाऊंगा। उससे पहले अनुज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। आपके पास आऊंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा, उससे पहले अनुज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कंप्लीट कीजिए जी। सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से सैनी साहब ने जो पुराने सीएम थे खट्टर साहब, उनके फैसलों को धड़ाधड़ पलटा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक वीडियो देखा था सैनी साहब का जिसमें वो कह रहे थे कि पूरी सीलिंग आ रही है, कहीं ये सीलिंग 6 महीने की ही हो और बाद में कोई और व्यक्ति ऐसा आए जो सिर्फ सैनी साहब के फैसले पलटने का काम कर दे। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम बैकवर्ड समाज के लिए बहुत योजनाएं लेके आए हैं और सारी की सारी, और ये सारी योजनाएं पलटने का काम, जैसे जैसे सैनी साहब ने यू टर्न लिए हैं खट्टर साहब के फैसलों पे, उसी तरह से कोई और आए और सैनी साहब के सारे करे किराए पे पानी ना फेर दे। क्योंकि जब ये बात 36 बिरादरी की करते हैं शर्मा जी या भाजपा के लोग, तो 36 बिरादरी में से ही एक बिरादरी के पूर्व सीएम भी थे और उनके फैसलों का जिस तरीके से अपमान किया गया है वो उनका समाज भी देख रहा है। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो आरक्षण का कार्ड है और जो जातिगत जनगणना का जिस तरीके से ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसका फायदा क्या कौन सी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस डिबेट में मसला में इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।